Hi guys, welcome to ICSE 10th. So this is Adrika and hope you guys are well. So जैसे कि मेरे रिजल्ट्स अब आ गए हैं एंड आई हैव स्कोर्ड 97.2% इन माय हाई स्कूल और मैंने इसका वीडियो भी अपना रिजल्ट रिएक्शन का वीडियो अपलोड करा है, तो तुम उसको भी जाके देखना। एंड आई होप तुम्हारे इस टाइम पे यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे चल रही तुम्हारे यूनिट टेस्ट ही चलते हैं। तुम्हारे 20 मार्क्स वाले जो यूनिट टेस्ट होते हैं इस टाइम तुम्हारे वो चल रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं, या आने वाले होंगे तुम्हारे यूनिट टेस्ट। तो टॉपिक फॉर टुडे इज़ हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर इन योर 10th ICSE। देखो, एंड आई हैव स्कोर्ड 97 इन माई इंग्लिश लिटरेचर। तो देखते हैं कैसे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहिए और कैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ती थी। ठीक है, मैंने कैसे पूरे साल भर इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा था। तो आज हम हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। और चलो अब सबसे पहले देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर में अपलोड कर दिया है, अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो तुम उसको देख लेना अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता है। एंड सिलेबस में तुम्हारा देखो लास्ट की 5 स्टोरीज एंड लास्ट की 5 पोम्स एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, एमवी की बात करें, तो उसमें तुम्हारा एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 आ रहा है। ठीक है, स्टोरीज़ में तुम्हारा एंड एंजल इन डिस्गाइज के बाद तुम्हारी जितनी भी स्टोरीज़ हैं लास्ट की 5 वो आ रही हैं। एंड पोएम्स में डेफोडिल्स का जब चैप्टर 5 है उसके पास से तुम्हारी जितनी स्टोरीज़ हैं उसको साथ इंक्लूड करके बाकी सारी पोम्स आ रही हैं। एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस में तुम्हारा एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 आ रहा है। ठीक है, उसके सारे सीन्स आ रहे हैं। तो ये था तुम्हारा सिलेबस। अब हम बात करते हैं तुम्हारा पेपर पैटर्न। इंग्लिश लिटरेचर में देखो तुम्हारे MCQs आते हैं एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं, और हर जैसे पोएम से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं, सभी स्टोरी से और एमओवी से सबसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं। एंड टोटल जितने तुम्हारे चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबसे MCQs आते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम MCQs की बात करें तो MCQs जनरली तुम्हारे थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि वो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं एंड उससे समझना। MCQs जो होते हैं उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो सब सारे एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए MCQs के लिए तुम्हें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा अपने चैप्टर्स पर। और MCQs की बात भी अभी हम करेंगे कि कैसे तुम्हें MCQs को कैसे तुम्हें MCQs से साथ डील करना है, तो वो सब देखेंगे अभी। तो अब पहले बात करते हैं वर्कबुक क्वेश्चंस की। ठीक है, वर्कबुक क्वेश्चंस में देखो अगर तुमसे वर्कबुक क्वेश्चंस लर्न होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने अपने वर्कबुक क्वेश्चंस नहीं लर्न कर रहे थे, क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड्स में तो आते नहीं हैं। तो और इतना सब कुछ लर्न करना भी ईजी नहीं है। ठीक है, वर्कबुक के क्वेश्चन तुम एग्जैक्ट लर्न कर लो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने वर्कबुक के क्वेश्चंस तो नहीं करे थे। अगर तुम कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर। देखो, इंग्लिश लिटरेचर को मैंने एक एज अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट रीड करा था। मतलब जैसे अब मेरा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता था तब मैं इंग्लिश लिटरेचर ले लेती थी। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी थोड़ा तो इंग्लिश से ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज ईजी होती है और वो ज़्यादा ईजी लर्न हो जाती है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो ये इन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ये। तो इसलिए अगर तुम लिटरेचर रोज़ लेते हो, रोज़ पढ़ते हो, तो वो तो सही नहीं है, क्योंकि लिटरेचर रोज़ लेना तो नहीं ठीक है। मैंने भी लिटरेचर रोज़ तो नहीं पढ़ा था। इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने क्या करा था, जैसे जब मेरा कब पढ़ने का मन नहीं करता था तब मैं स्टोरीज़ या पोम्स के जो वर्कबुक का जो लिखा होता था वो सब मैं पढ़ लेती थी। तो जैसे स्टोरीज़ और पोम्स पढ़ने में मज़ा भी आता है, तो इसलिए मैं उसे जब मैं फ्री होती थी या जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं वो पढ़ लेती थी। तो उससे क्या होता है, जब तक मेरा बोर्ड्स आया तब तक कम से कम मेरा हर चैप्टर कम से कम 20 टाइम्स तो रीड कर ही लिया था मैंने। ठीक है, तो तुम क्या करो, उसे एज अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट में ट्रीट करो और उसे स्पेसिफिकली ना उठाओ कि आज पूरा तुमने इंग्लिश लिटरेचर को ही टाइम दे दिया, आज तुमने पूरा पोएम्स पढ़ी, आज तुमने स्टोरीज़ पढ़ी, तो ऐसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट है और इनमें स्कोर करना अच्छा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा लैंग्वेज ईजी होता है और उसे ईजिली लर्न हो जाती है वो। तो इसलिए क्या करो, तुम उसे एज अ रिफ्रेशिंग सब्जेक्ट ट्रीट करो, और उसे जब तुम्हारा कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो तुम उसे ऐसे रीड कर लो, अच्छे से रीड करो, ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा उसके कीवर्ड्स जो है वो लर्न हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है, अगर तुम्हारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तुमने, अगर तुम्हारे चैप्टर सारे अच्छे से पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है तुम जो MCQs होते हैं, MCQs तुम्हें ईजिली, क्योंकि इंग्लिश के MCQs होते हैं वो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं और उन्हें समझना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर तुमने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा होगा उसे वर्कबुक से भी पढ़ो, वर्कबुक से समझने के बाद उसे तुम टेक्स्ट बुक से भी पढ़ो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहले जब तुम पढ़ो तो उसमें अपने कीवर्ड्स जो है, मेन पॉइंट्स जो है उनको अंडरलाइन कर दो,
है। जैसे तुम्हें फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा तो उसी टाइम उसको अंडरलाइन कर लो। उसी टाइम अंडरलाइन करने से क्या होगा, जब तुम नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हें वो कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा याद रहेंगे, तुम समझ जाओगे कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें करना ही तुम्हें है, इसे याद करना एक तरीके से। तो यही मैंने करा था। मैंने जब सबसे फर्स्ट टाइम चैप्टर्स पढ़े थे तब मैंने अंडरलाइन कर लिए थे कीवर्ड्स, जितने भी थे चैप्टर भर में, पूरे फुल चैप्टर में अंडरलाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, उससे जब तक बोर्ड्स आए तब तक मेरा काफ़ी टाइम चैप्टर मैंने रीड कर चुका था, तो उससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और सब कुछ धीरे धीरे, जैसे 20 टाइम चैप्टर पढ़ा था तो थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाता है, वो चैप्टर वगैरह जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो थोड़े बहुत लर्न हो जाते हैं। तो ये था, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे तुम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा इंग्लिश लिटरेचर को, तुम्हें अलग से टाइम देना है, ठीक है। अब और देखते हैं क्या इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, बाकी इंग्लिश लिटरेचर में जैसे तुम्हारी वर्कबुक होती है उसमें सबसे पहले तुम्हारी समरी वगैरह दी होती है, समरी दी होती है। समरी के बाद तुम्हारी क्रिटिकल अप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें, तुम्हारी फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब लिखी होती हैं। और साथ में तुम्हारा एक चीज़ और लिखी होती है, वो है थीम्स लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा एंजल एंड डिस्गाइज में थीम्स दी हैं, लव एज रिडीमर और सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फलेसनेस। तो ये सब थीम्स होती हैं, ये सब तुम्हें ज़रूर करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स से देखो जनरली क्वेश्चन आता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं, उसका जो जनरली लास्ट क्वेश्चन होता है, वो 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, वो तुम्हारा जनरली कहीं ना कहीं थीम से ही आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं थीम से ही आता है, मतलब डायरेक्टली थीम से तुमसे नहीं पूछेंगे कि लव एंड रिडीमर को तुम्हें बताना है, ऐसा करके नहीं पूछ, डायरेक्ट नहीं होता है। बस उसमें अंदर से क्वेश्चन आएगा, पर वो थीम से ही क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने जब पढ़ा था तब मैंने थीम्स को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, और उससे ये क्या हुआ कि जो लास्ट क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं उससे आता है, और तुम्हें तभी आएगा जब तुमने थीम्स पढ़ी होंगी अच्छे से। तो इसलिए कभी भी थीम्स को मत छोड़ना, और समरी पढ़ना और थीम ज़रूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन तुम तभी आंसर कर पाओगे जब तुमने थीम्स पढ़ा है। ऐसा मैंने जनरली देखा है कि जैसे जब मैंने 10 ईयर सॉल्व करे थे तब भी उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था वो थीम्स का ही था, आता था जनरली। और जो मेरा पेपर था, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन थीम्स से ही फंसा था। तो इसलिए थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम्स को लीव मत करना। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ, अब जैसे तुम टेक्स्ट बुक अपनी रीड करना, जब तुम अपनी टेक्स्ट बुक रीड करोगे, वर्कबुक में देखो, वर्कबुक में तुम्हारी हर चीज़ नहीं गिवन होती है, मैंने देखी है। जब तुम टेक्स्ट बुक का कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वर्कबुक में मिस होते हैं, वर्कबुक में नहीं लिखे होते हैं। तो तुम क्या करो, जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ना और उसमें कोई ये हु सेज टू हुम वाली चीज़ आए, जैसे कुछ किसी ने किसी से कुछ कहा, तो उस जो लाइन है उसको तुम अंडरलाइन कर लेना। क्योंकि MCQ में तुम्हारा आता है कि मतलब वो तुम्हें लाइन दे देंगे उठाकर चैप्टर के बीच की, और उसे कहेंगे कि हु सेज टू हुम, ये क्वेश्चन किसने किससे कहा था, और उसमें तुम्हें 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4 ऑप्शंस पे तुम्हें कोई करेक्ट ऑप्शन करना पड़ेगा, टिक मार्क, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं आया और चैप्टर की किसी भी लाइन से दे देते तो वो गलत ही हो जाता है तुम्हारा। अब जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था, वो भी ऐसे ही था, हु सेज टू हुम वाला क्वेश्चन था, और वो जनरली टफ क्वेश्चन था क्योंकि वो चैप्टर के एंड से दिया था बिल्कुल, और चैप्टर के एंड से किसी ने इतना डायरेक्ट पढ़ा नहीं था। तो हाँ, मेरा तो सही हुआ था, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ना, और खासकर हु सेज टू हुम वाले क्वेश्चन जिसमें लाइन दी हो तो उन्हें तो अच्छे से तुम अंडरलाइन कर लेना और उसे याद रखना, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो MCQ हु सेज टू हुम कर वाले क्वेश्चंस आते हैं, MCQs में आते हैं, MCQ में आ सकते हैं। तो उन्हें उसके लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी हो, थीम्स अच्छे से करनी है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारे आंसर्स में तुम्हें स्पेसिफिक रहना है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का है और तुम उसमें बहुत सारा लिखे दे रहे हो तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। उसमें तुम्हें क्या करना है, स्पेसिफिक जो तुम्हारा पूछ रहा है उसी को तुम्हें उसके कीवर्ड्स लिखने हैं। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जब तुम वर्कबुक पढ़ना तो उसमें तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, तो उससे तुम्हारा ये एडवांटेज रहेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कीवर्ड्स में याद रह जाएंगे, और कीवर्ड्स अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें उसमें मार्क्स मिलेंगे। बाकी और भी कुछ तुमने अगर 10-12 लाइन का लिख दिया तो उसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जनरली तुमसे 4 लाइन का आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे इंग्लिश लिटरेचर में आंसर्स अपने लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे से आंसर्स लिखोगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे आंसर्स नहीं लिखने हैं कि तुमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमने उसमें बिल्कुल कथा लिख दी, तो उसमें तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, जैसे अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए तुम्हें ज़्यादा जल्दी क्या लगता है, तुम्हें पोएम्स जल्दी अच्छे से होती हैं, स्टोरीज ज़्यादा अच्छे से होती हैं, या मर्चेंट ऑफ वेनिस तुम्हारा तुम्हें अच्छे से हो जाता है।
अब जैसे मेरे साथ तो ये था कि मुझे पोएम्स अच्छे से होती थी एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस ज़्यादा ईजी लगता था, और जो स्टोरीज़ थी वो थोड़ी टफ लगती थी, तो इसलिए मैंने स्टोरीज़ का पार्ट थोड़ा सा लीव करा था। जैसे मैं पोएम्स थी तो पोएम्स मैंने सारी करी थी, और अगर तुम कोई चीज़ जैसे 5 स्टोरीज़ 5 पोएम्स है तो हमारे सिलेबस में भी 5 स्टोरीज़ 5 पोएम्स आएंगी, तो उसमें से मैंने क्या करी थी 2 स्टोरीज़ लीव कर दी थी, क्योंकि मैंने बाकी सारे पोएम्स मर्चेंट ऑफ वेनिस ज़्यादा अच्छे से करा था, क्योंकि स्टोरी थोड़ा सा मुझे इतनी पसंद नहीं थी। तो ऐसे ही तुम भी कर सकते हो कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जैसे पोएम्स भी, अगर सपोज करो तुम पोएम्स और स्टोरी ज़्यादा अच्छे से होती है और मर्चेंट ऑफ वेनिस थोड़ा सा कम होती है, तो तुम उसको बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो और मैं बताऊंगी बाद में कौन से तुम्हारे चैप्टर्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो अभी तो तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर कर रही है, और क्योंकि MCQs पे तो सारे चैप्टर्स से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, तो MCQs के लिए तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश कैसे पढ़ती थी, मैं पहले चैप्टर लेती थी, उसको उसमें कीवर्ड जो थे अंडरलाइन करती थी, और चैप्टर को कम से कम काफ़ी बार टाइम्स रीड कर लेती थी, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका होता है इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का, क्योंकि अलग से इंग्लिश लिटरेचर के टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर को ऐसे पढ़ना है कि मतलब तुम्हारा हो भी जाए, प्रिपेयर भी हो जाए, तुम्हें इतना टाइम भी ना उसको देना पड़े। तो इस हिसाब से तुम्हें अपने इंग्लिश लिटरेचर को तैयार करना है। अब देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में तुम्हारे एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5 आ रहा है, एंड जिसमें से एक्ट 4 यानी कि तुम्हारा ट्रायल सीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट सीन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कोर्ट सीन है तुम्हारा, एंड कोर्ट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, उसमें से एक ना एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी एक्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, एक्ट 5 भी, लेकिन एक्ट 4 तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोर्ट सीन है। अब देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस कैसे मैं पढ़ती थी। अब अगर तुम वर्कबुक और टेक्स्ट बुक का मैच करो, तो उसमें वर्कबुक में हर एक चीज़ नहीं लिखते, हर एक पॉइंट गिवन नहीं होते हैं। मतलब जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है किसी चीज़ का, तो उसमें वर्कबुक में वो चीज़ मेंशन नहीं होती, मतलब काफ़ी एक समरी टाइप की होती है, और उसमें सब कुछ मेंशन नहीं होता है। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक अलग से पेज पे अपना जो टेक्स्ट बुक का जो उसमें पॉइंट नहीं लिखे हैं वो, प्लस जो हमारी वर्कबुक में समरी लिखी है उसके पॉइंट्स मिला के अपनी पूरी कंप्लीट समरी प्रिपेयर कर ली थी हर एक सीन की। उससे क्या हुआ था, उसमें सारे पॉइंट्स कवर भी हो गए थे मेरे, और मैंने एक बार उसको रीड करने से जितना भी उसमें लिखा है एक्ट सीन में, वो सारे पॉइंट्स उसके कवर हो जाते थे, कुछ भी मिस आउट नहीं होता था, ठीक है। जैसे वर्कबुक में तुम्हारा क्या है, कुछ लिखा है कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स नहीं भी लिखे हैं उसमें, और सारे लिखे, तुम्हें तो सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये था तो कि तुम उसमें अपनी खुद की समरी अलग से बनाओ, और हर एक सीन वाइज तुम समरी बनाओ उसकी, और उसमें तुम जितना भी वर्कबुक का लिखा है वो लाइंस इंक्लूड करो, प्लस उसमें जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा है उनको लिखो, तो उससे तुम्हारी करेगी पूरा एक कंप्लीट समरी बनके तैयार हो जाएगी, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती। क्योंकि जब मेरा बोर्ड का पेपर था तब वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इफेक्टिव थी मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ उस सीन को पढ़ने से मेरा पूरा, मैंने बाकी सब चीज़ें नहीं पढ़ी थी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अपनी खुद की हैंड रिटन समरी थी उसको पढ़ लिया था, और उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला था मुझे, ठीक है। तो मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूँगी कि तुम अपनी खुद की समरी तैयार करो मर्चेंट ऑफ वेनिस में सीन वाइज, और उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और अगर तुम्हें उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के, तो पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है, और एक बार रीड कर लेना तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे तुम्हें अपने आंसर्स लिखने हैं इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में तुम्हें अपने आंसर्स ऐसे लिखने होंगे कि जैसे तुम्हें मतलब ज़्यादा तुम्हें इलॉन्गेट करके नहीं लिखना है कि तुमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे काफ़ी कुछ लिख डाला, और मतलब तुम्हें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होगा, और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने आगे वाली वीडियो में। और मतलब क्या तुम्हें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए आंसर्स में, जिससे तुम्हें एग्जामिनर जो है तुम्हारे पढ़ के फुल मार्क्स दे दे, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपना इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करा था, एंड आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, और आई होप अगर तुम ये ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश लिटरेचर तो काफ़ी तुम भी अच्छे स्कोर कर पाओगे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और तुम ट्राई करो कि जब तुम्हारे स्कूल टीचर्स में स्टोरीज और पोएम समझा रहे हो तो तुम उसी टाइम उसको समझ लो अच्छे से, ताकि तुम्हें घर में आके उसको फिर से दोबारा समझना ना पड़े, और तुम्हें सिर्फ वो रीड करने के लिए रह जाए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स को थरली रीड करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एंड हु सीज टू होम वाले क्वेश्चंस देखने हैं, और तुम्हें क्या करना है, नेवर लीव थीम्स को नहीं छोड़ना है, करना है उन्हें अच्छे से। और तुम्हें एक चीज़ और करनी है, तुम्हें देखना है कि तुमसे क्या ज़्यादा ईजिली हो जाता है, ठीक है। पोम, स्टोरीज, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और तुम्हें उन दोनों चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे जब मेरा
मैंने क्या करा था, पोम्स और मर्चेंट ऑफ वेनिस मुझे ज़्यादा इजी लगता था, तो इसलिए मैंने स्टोरीज़ में से, बोर्ड एग्जाम्स में से स्टोरीज़ वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें एक एक क्वेश्चन तो सबसे कंपलसरी है। तो ये ना सोचना कि तुम्हें कोई चीज़ कंप्लीटली छोड़नी है, वो तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तुम्हें करना ही होता है, ठीक है। तो मैंने भी एक स्टोरी से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट छोड़ा था, एंड मैंने 2 पोएम से करे थे, 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस से करे थे, एंड एक स्टोरी से करा था, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सब मैं तुम्हें बताऊँगी, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तुम्हारे जो प्रोबेबिलिटी है इस बार आने की, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप तुम समझ में आया होगा। मुझे इंग्लिश लिटरेचर ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, एंड तुम्हारा प्रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट है। एंड देखो, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ जाता है इंग्लिश लिटरेचर से, तो कहीं ना कहीं तुम अपने वहाँ मार्क्स लूज़ कर देते हो, इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर में तुम अपने मार्क्स वहाँ से गेन कर लो, तो उससे तुम्हारा जो इंग्लिश का एवरेज होगा वो लास्ट में सही आ जाएगा। तो इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर को तो तुम्हें ट्राई करो, उसमें से 100 तुम ला पाओ। और मैंने तुम्हें अपनी मिस्टेक्स भी बताई कि तुम्हें क्या नहीं करना है। देखो, हू सेज टू हूम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, क्योंकि वो MCQs में आ जाता है, एंड MCQ वाले वो लास्ट लाइन से आया था मेरा, तो उसमें काफ़ी टफ था वो, लेकिन हाँ फॉर्चुनेटली हाँ मुझे आ गया वो था वो, एंड मैंने पढ़ा था चैप्टर पूरा, तो इसीलिए मुझे आ गया था। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कैसे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर को प्रिपेयर करना है। और भी सब्जेक्ट की हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें और सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और बाकी फिर लास्ट में हमारे बोर्ड्स आएंगे। चलो ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, एंड और सब्जेक्ट्स के भी हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही है, तो थोड़ा डिले हो जाता है तुम्हारे वीडियोस आने में, लेकिन हाँ मैं अभी वीडियोस डालती रहूँगी, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना कि वीडियो नहीं आया, वीडियो आते रहेगा, तो इसलिए तुम टेंशन मत लेना। और तब तक के लिए बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।